हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद और जय हिंद के साथ साथ इनकलाब जिंदाबाद। दरअसल इनकलाब जिंदाबाद का नारा मैंने क्यों लगाया? दरअसल आज का जो टॉपिक है वो उस महान शख्सियत से संबंधित है, उस महान व्यक्ति, एक महान आत्मा से रिलेटेड है जो शहीद आजम भगत सिंह से संबंधित है। न शहीद आजम भगत सिंह का कहना था कि अंग्रेज उन्हें तो मार सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं। अंग्रेज उनकी शरीर को नष्ट कर सकते हैं लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। और ये बात सच है क्योंकि आज भी शहीद आजम के जो विचार हैं वो भारत में आज भी रेलेवेंट है। आज भी भगत सिंह जो है वो भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज भी युवा भगत सिंह से बहुत कुछ सीखते हैं और सीख सकते हैं। और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हमेशा भगत सिंह जो होंगे वो एक प्रेरणा का स्रोत होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि हम अपने ही देश में, भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं, एक वर्ग ऐसा है जो भगत सिंह को कहीं ना कहीं आतंकवादियों से जोड़ने पे तुला हुआ है। और ये पहली कोई घटना नहीं है जहां हम देखते हैं कि एक सज्जन जो है वो है तो सांसद, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद। इनका मानना है कि भगत सिंह और हमास दोनों एक ही हैं क्योंकि दोनों जो है वो अपने लैंड के लिए लड़ रहे हैं। हमास भी अपनी भूमि के लिए लड़ रहा, भगत सिंह ने भी भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, भगत सिंह ने भी इस जमीन की लड़ाई लड़ी, तो दोनों एक ही हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों एक कैसे हो सकते हैं? और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जहां पर भगत सिंह के ऊपर टेररिस्ट होने का एक टैग जो है वो उनके साथ जोड़ा जा रहा है। और ये एक डेलिब्रेट मूव है। और भारत की राजनीति में चंद वोटों के लिए आप इतना गिर गए या इतना गिर जाते हैं कि आप एक महान एक इतने बड़े देशभक्त को 23 साल की उम्र थी, सिर्फ 23 साल की, जब उनको फांसी पे लटकाया गया। 23 साल की उम्र क्या होती है? आज के नौजवान, आज के बच्चे, आज के जेनजी 23 साल में व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, रील बना रहे हैं। और भगत सिंह 23 साल की उम्र में और छोटे थे जब ये आजादी की लड़ाई में कूदे, एक मोटिव, एक सपना लेकर के कि हमें अपने इस देश को आजाद कराना है और इस देश की आजादी के लिए मैं सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हूं। आप उस व्यक्ति की तुलना, उस महान देशभक्त, उस महान पैट्रियोटिक पर्सन की तुलना, शहीद आजम की तुलना आप हमास से कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं जहां पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की संसद ने भगत सिंह को स्वतंत्रता सेनानी मानने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने भगत सिंह को एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया। पाकिस्तान करे बात समझ में आती है, लेकिन हम अपने ही देश में भगत सिंह को आखिरकार में क्यों इस तरीके से टैग करने की कोशिश करते हैं? और ये पहली बार नहीं है। आप देखिए डीयू की बुक हो, चाहे फेमस हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा, इनकी किताबें अक्सर यूपीएससी में पढ़ी जाती हैं, यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं। इनकी भी फेमस बुक में हिस्ट्री पे, जो मॉडर्न हिस्ट्री पे इनकी बुक आती है, उसमें एक जो टॉपिक था एक्सट्रीमिस्ट फेज वाला, उसमें वर्ड यूज हुआ था रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। अब आज के जो बच्चे बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ेंगे तो उसमें तो अब टेररिस्ट वर्ड हटा दिया गया है, लेकिन जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, जब हम लोगों ने इस बुक को पढ़ा तो वहां पे वर्ड यूज होता था रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। बाद में इस पर बड़ा हल्ला हुआ, बहुत इस पर शोर शराबा हुआ। फिर पार्लियामेंट के अंदर इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रश्न पूछा गया, भारत सरकार ने फिर इस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो टेररिस्ट टैग है आपके इस बुक में या तमाम जगहों पर जो यूज होता है भगत सिंह के साथ, वो नहीं यूज होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फिर ऑर्डर पास हुआ। तो क्या भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जा सकता है? जिस तरीके से हमास काम करता है, क्या भगत सिंह वैसे ही काम करते थे? तो ऐसे लोग जो भगत सिंह को एक आतंकवादी घोषित करने पे तुले हुए हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें थोड़ा सा इनलाइटन करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज के मेरे भी नौजवान, मेरे जो मित्र हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी भगत सिंह के बारे में जानें और समझें कि भगत सिंह किस तरीके के व्यक्ति थे, उनके विचार कैसे थे। वो ये बात जानते थे कि भगत सिंह को फेमस किया गया है एज अ टेररिस्ट, अंग्रेज करते थे, ब्रिटिशर्स उनके ऊपर टैग लगाते थे
कि ही इज नॉट अ रिवोल्यूशनरी, ही इज अ टेररिस्ट। वो क्रांतिकारी नहीं है, आतंकवादी है। लेकिन भगत सिंह का क्या कहना था? इट इज फेमस दैट आई एम अ टेररिस्ट बट आई एम नॉट दैट। ये फेमस है, प्रसिद्ध है कि मैं एक टेररिस्ट हूं, बट मैं टेररिस्ट नहीं हूं। आई एम अ रिवोल्यूशनरी, मैं एक क्रांतिकारी हूं। तो क्रांतिकारी होने में और आतंकवादी होने में बहुत बड़ा फर्क होता है दोस्तों। आतंकवाद किस तरीके से काम करता है और क्रांतिकारी किस तरीके से काम करते थे, बहुत बड़ा फर्क है। फिर तो आप लेनिन को भी कहिए कि वो भी आतंकवादी थे, क्योंकि भगत सिंह वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय लेनिन, अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ रशिया। फिर तो आप कार्ल मार्क्स को भी कहिए कि वो भी एक आतंकवादी थे, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों लोगों के जो रास्ते तो जाते हैं कार्ल मार्क्स पर ही। तो आपको दुनिया में जहां पर भी लोगों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, तो आप उन सबको आतंकवादी कहें। और जो प्रेजेंट टाइम पे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आतंकवाद है, चाहे वो हमास है, चाहे हिजबुल्ला है, चाहे हुती है, या भारत के कश्मीर में जो हो रहा है, इन सब को आप क्रांतिकारी कह दीजिए कि ये सब क्रांतिकारी है और सब महान है और सब जो है अपने आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो भगत सिंह एक रिवोल्यूशनरी थे। उनके विचार एक क्रांतिकारी विचार थे। वो परिवर्तन, समाज में परिवर्तन करने की बात करते थे। उनके वो एक आइडियोलॉजी के साथ लड़ रहे थे। क्या हमास एक आइडियोलॉजी के साथ लड़ रहा है? क्या ये जो जितने भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या भारत में जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, क्या एक आइडियोलॉजी इनको काम करा रही है? क्या इनके कोई डिफाइंड गोल्स हैं, डिफाइंड आइडियाज हैं? क्या इनका कोई लॉन्ग लॉन्ग प्रोग्राम है? भगत सिंह हैड अ लॉन्ग प्रोग्राम फॉर पीपल। वो भारत के लोगों के लिए एक 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 आदर्श भारत का सपना देखते थे। आजादी के बाद भारत कैसा होना चाहिए, यहां के लोग कैसे होने चाहिए। वो केवल पॉलिटिकल ट्रांसफर नहीं चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं और भारतीय सत्ता में आ जाए, गोरे चले जाएं, काले सत्ता में आ जाए। नहीं, उनके लिए समाज में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सोशल इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी था। तो ये कह देना कि भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका और जो भारत की संसद पर जो हमला हुआ था, वो दोनों एक है, ये गलत है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी कंपैरिजन हो जाता है, स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान अगर ऐसी बात बोलता है कि भाई देखिए ऐसा है, जो भारत की संसद पे हमला हुआ था और जो भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका था, दोनों तो एक ही है। कैसे एक हो गया? भगत सिंह ने जो बम फेंका था, उनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव क्या था कि जो बहरी सरकार है उसको सुनाना है। जो अंग्रेज सरकार है, जो अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय, जो बहरी थी, जो भारत के लोगों पर अत्याचार करती थी, देश पर शासन कर रही थी, उस बहरे लोगों को सुनाने के लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और उस आवाज को बुलंद करने के लिए जो उन्होंने बम फेंका असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ, वो एक ओपन स्पेस में फेंका था और उस बम से उस असेंबली में बैठे किसी भी पर्सन की जान नहीं गई। नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज इंजर्ड। क्योंकि उनका साफ मोटिव था कि हमें किसी को मारना नहीं है, हम किसी की हत्या नहीं करना चाहते, हम सिर्फ बहरी सरकार को सुनाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। और जो भारत की संसद पे हमला हुआ था, उसका मोटिव था देश की संप्रभुता को हिट करना, संसद पे हमला करना, संसद में बैठे हुए लोगों को मारना। ये तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके भारत की संप्रभुता की रक्षा की, हमारी संसद की रक्षा की। तो कैसे दोनों एक्टिविटीज एक हो गई? भगत सिंह के विचार पॉलिटिकल, वो भारत की राजनीति का परिवर्तन तो चाहते ही थे कि अब देश को आजादी मिले, लेकिन उनके विचार जाति व्यवस्था पर, इस देश में जो छुआछूत थी, जो अनटचेबिलिटी थी, जो इस देश में जाति व्यवस्था थी, उसको वो दूर करना चाहते थे। इस देश में वो समानता लाना चाहते थे, इक्वालिटी। उनके विचार समाजवाद के, सोशलिज्म के, कि ये देश जब आजाद होगा तो इस देश में समाजवाद होगा, यहां जो है ऊंच नीच नहीं होगी, गोरे कालों का भेद नहीं होगा, अमीर गरीब का भेद नहीं होगा, यहां सबको समान अधिकार मिलेगा। महिलाओं पे उनके विचार, वुमेन एम्पावरमेंट पर उनके विचार, जाति व्यवस्था पे उनके विचार, ये उनके सपने थे कि हमें देश को जब आजाद करना है, और ये हमारा मोटिव है। एक 23 साल का लड़का इतने बड़े सपने देख रहा है। क्या इतने बड़े सपने जो है वो हमास के भी हैं? क्या इतने बड़े सपने जो है वो हिजबुल्लाह के भी हैं? क्या ऐसे ही सपने हैं उनके? भगत सिंह के सपनों में एक पवित्रता थी।
वो इस देश को आजादी तो दिलाना चाहते ही थे, साथ ही साथ में इस देश में सोशल रिफॉर्म भी चाहते थे। तो इनकलाब जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो केवल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की बात नहीं थी, वो सोशल इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन भी था। वो समाजवाद की जब बात करते हैं तो वो गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, फार्मर्स को, लेबर क्लास को एक करना चाहते हैं, जिससे वो फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट लड़ सके। जो उस समय भारत में जमींदारी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी, पूंजीवाद के खिलाफ वो लड़ना चाहते थे। ये सपनों के साथ भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया और भगत सिंह इनकलाब के रास्ते पर आगे बढ़े। दिस वॉज इनकलाब फॉर भगत सिंह। क्या ऐसा ही नारा, ऐसी ही पवित्रता हमास जैसे रैडिकल संगठन में दिखती है? भगत सिंह वॉज नॉट अ रैडिकल पर्सन, भगत सिंह वॉज नॉट अ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। भगत सिंह सर्वधर्म संभाव की बात करते थे। भगत सिंह एक सेकुलर पर्सन थे, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वो किसी निर्दोष को मारने की बात नहीं करते थे। उन्होंने किसी निर्दोष को नहीं मारा, उन्होंने बच्चों को नहीं मारा, उन्होंने महिलाओं को नहीं मारा, उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया। वो महिलाओं की, वो बच्चों के, वो एक आम नागरिक को बचाने के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से। वो इस देश के लिए जरूर लड़ रहे थे, लेकिन उनके जो लड़ाई का तरीका था, उन्होंने हिंसा का सहारा जरूर लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। वो हमेशा ये मानते थे कि एट लास्ट मैं बिल्कुल इस समय हिंसा का सहारा ले रहा हूं, लेकिन फाइनली जो गांधी जी का रास्ता है, वही अल्टीमेट सत्य है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है। वो धर्म के आधार पर हिंसा नहीं करते थे। इसीलिए भगत सिंह एक अथीस्ट पर्सन, उन्होंने एक बुक भी लिखी, व्हाई आई एम एन अथीस्ट। और ये हमास, ये हिजबुल्लाह, ये जितने भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं। ये तो लोगों को रेडिकलाइज करते हैं धर्म के नाम पर। ये तो इस पूरे वर्ल्ड को जो है एक धर्म के नाम पर आगे बढ़ाते हैं, आईसिस वगैरह। तो क्या भगत सिंह जो एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट पर्सन थे? जी नहीं। भगत सिंह के लिए सभी धर्म बराबर थे, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। और भगत सिंह के विचार आप आतंकवाद पे पढ़ लीजिए या टेररिज्म पे उनके क्या थॉट्स हैं। तो उनका साफ साफ कहना था, देयर इज नो नीड टू अप्रिशिएट द डेमन ऑफ टेररिज्म। जो आतंकवाद का जो राक्षस है, उसको अप्रिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो रिवोल्यूशनरी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, दे शुड नॉट डाई फॉर द ऑब्जेक्टिव बट मस्ट लिव फॉर इट। उन्हें अपने विचारों के लिए मरना नहीं, उन्हें अपने विचारों के लिए जिंदा रहना चाहिए। एंड दैट टू लिव अ पर्पसफुल एंड वर्थवाइल लाइफ। और एक पर्पसफुल और एक वर्थवाइल लाइफ आपको जीना चाहिए। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। तो ये कहना कि भगत सिंह और हमास दोनों अपने जमीन के लिए लड़ रहे थे और दोनों ही जो है एक ही हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। कतई ये बात सच नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ वोटों के लिए आदमी इस तरीके की बात करता है। तो भगत सिंह के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमास से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। किसी भी आतंकवादी संगठन से हम क्या सीखेंगे? और भगत सिंह जैसी पर्सनालिटी से भारत के युवा, आज के जो जेनजी के बच्चे हैं, उन्हें भगत सिंह के बारे में पढ़ना चाहिए। और हमारे लीडर्स, हमारे नेता या हमारे देश के अंदर कुछ लोग अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो भगत सिंह हमें और आपको और आने वाली जनरेशन को सिखाते हैं। जैसे नंबर 1, दैट इज पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, अपने इस देश से, अपनी इस सरजमीन से प्यार करना। एक 23 साल का बच्चा, एक 23 साल का नौजवान, आज के 23 साल के बच्चे मोबाइल पर, रील पर, तमाम जगहों पर लगे हुए हैं, और 23 साल का बच्चा जो है वो फांसी पर चढ़ गया। और उस पर्सन से हमें पैट्रियोटिज्म सीखना चाहिए, हमें अपने इस देश से प्रेम करना सीखना चाहिए, और इस देश के लिए, अपनी सरजमी के लिए
एक मतलब हर कुछ कुर्बान करने की जो एक जो आदत होती है, एक हैबिट होती, उसे सीखना चाहिए। आफ्टर पैट्रियोटिज्म, करेज ऑफ कन्विक्शन, कितना जबरदस्त कन्विक्शन था भगत सिंह का, एकदम क्लियर माइंडसेट था। आज जो हम लोग अपने गोल को लेकर के डाइवर्ट होते रहते हैं, भगत सिंह का गोल एकदम क्लियर था, और उस गोल को लेकर के कितना जबरदस्त कन्विक्शन था उनका, और उस कन्विक्शन के लिए साहस, करेज, घर छोड़ दिया, मां बाप की चिंता छोड़ दी, शादी नहीं की, इस देश से ही उन्होंने, इस जमीन से ही उन्होंने, इस वतन से उन्होंने शादी कर ली, और कहा कि मैं इस वतन के लिए ही जो है अपना सब कुछ कुर्बान करूंगा। अपने इस देश की आजादी ही उनके लिए सबसे पहला जो है गोल हो गया। क्या जबरदस्त कन्विक्शन था, यह हमें सीखने की आवश्यकता है उनसे। उनके विचार जो सामाजिक न्याय पर थे, आज जो हम लोग धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर लड़ते रहते हैं, भगत सिंह के विचार पढ़िए सोशल जस्टिस पर, सामाजिक न्याय पर, भेदभाव, छुआछूत, अमीर गरीब, जो इस तरीके के विचार, जो इस तरीके के चीजें उस समय भारत में चल रही थी, इसको दूर करना उनका इनकलाब था। तो उनके आइडियाज सोशल जस्टिस पर, सामाजिक न्याय पर, समानता पर, समाजवाद पर, इक्वालिटी पर, स्वतंत्रता पर, लिबर्टी पर, तो जो सोशल जस्टिस के विचार थे, ये आज की जनरेशन को सीखना चाहिए। जो उनका इंटेलेक्चुअलिज्म था, माना जाता है कि जब वो जेल में थे, जब उनको जेल हो गई और जब वो जेल में गए, तो मानते हैं 200 से 300 के बीच में किताबें उन्होंने पढ़ डाली। कितने काबिल आदमी थे वो भगत सिंह, कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, हाईली एजुकेटेड पर्सन। तो उनका जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो आप सीखिए। सैक्रिफाइस, उनका सैक्रिफाइस करने की जो उनकी आदत थी, जो उनकी हैबिट थी, अपने प्राण का बलिदान, अपने परिवार का बलिदान, सेल्फलेसनेस, अपने बारे में कुछ नहीं, अपने बारे में कोई चिंता नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ इस देश के नाम। ये हैबिट हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, आने वाली जनरेशन उनसे सीख सकती है। उनका नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये बात ठीक है, उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, लेकिन उन्होंने हमेशा अहिंसा को ही सही ठहराया, हिंसा को नहीं। तो उनका जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था, इसको हमें सीखना चाहिए। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भगत सिंह हम सब के लिए, कल भी और आज भी और हमेशा, जब तक ये देश रहेगा तब तक भगत सिंह जो हैं वो लाखों युवाओं के लिए, करोड़ों युवाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेंगे। तो किसी के कह देने से कि भगत सिंह और हमास एक ही जैसे हैं, ये सत्य नहीं हो जाता। आप भगत सिंह का कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते। ही इज अबव ऑल। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत इस वीडियो के साथ। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद।